नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 में भाग 16 तक देखा था। भाग 16 में मैंने आपको एंजाइम की संरचना के बारे में बताया, उसके कार्य करने की प्रोसेस को बताया कि किस तरह से वो कार्य करता है। अब हम आते हैं भाग 17 के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है उसके आगे के टॉपिक्स, जो कि होगा फिशर का ताला चाबी मॉडल और एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 16 में क्वेश्चन किए गए थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि होलो एंजाइम किसे कहते हैं। तो होलो एंजाइम यानी ऐसा एंजाइम जिसका निर्माण प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन भाग भी उसमें जुड़ा होता है। होलो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं तथा इसके नॉन प्रोटीन भाग को हम सहकारक या कोफैक्टर कहते हैं। फिर मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि प्रोस्थेटिक समूह एपो एंजाइम से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं या अस्थायी रूप से। तो प्रोस्थेटिक समूह एपो एंजाइम से अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज को सक्रिय होने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता होती है, किस धातु आयन की आवश्यकता होती है। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को सक्रिय होने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है, जिंक आयन की आवश्यकता होती है। फिर मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि NADP में कौन सा विटामिन मिलता है। तो NADP में नियासिन यानी विटामिन B3 पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि कोएंजाइम A में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो कोएंजाइम A में पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन B5 पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे किया था किन जीवाणुओं में एंजाइम अत्यधिक तापमान पर कार्यशील होते हैं। तो थर्मो एसिडोफिल्स ऐसे जीवाणु हैं जो अत्यधिक तापमान में पाए जाते हैं और इनका एंजाइम भी अत्यधिक तापमान पर भी क्रियाशील होता है। बस इतने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जिनका आंसर मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम भाग 17 के टॉपिक पे। तो भाग 17 में चूंकि ये फिगर काम आएगा इसीलिए मैं इसको इरेज नहीं किया। और भाग 17 का जो पहला टॉपिक है आपका वो है फिशर का ताला चाबी मॉडल। तो आप हेडिंग डालेंगे फिशर का ताला चाबी मॉडल, जो कि काफ़ी पूछा जाने वाला टॉपिक है। फिशर का ताला चाबी मॉडल। इस मॉडल को दिया किसने था? एमिल फिशर ने दिया था। एमिल फिशर ने यह मॉडल दिया था 1898 में। क्यों दिया था? एंजाइम की क्रियाशील को, एंजाइम की क्रिया को समझाने के लिए। एंजाइम की क्रिया को समझाने के लिए एमिल फिशर ने, एंजाइम की क्रिया को समझाने के लिए एमिल फिशर ने ताला चाबी मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार क्या है? एमिल फिशर का मानना यह है कि जैसे एक ताला होता है, उस ताले की अपनी एक स्पेसिफिक क्या होती है? अपनी एक चाबी होती है ना? अपनी एक चाबी होती है। किसी भी ताले की अपनी एक चाबी होती है, वो ताला उसी चाबी से खुलता है। तो एमिल फिशर का मानना था कि इसी तरह से जैसे एक ताले की अपनी एक चाबी होती है, उसी तरह से किसी एक क्रियाधार के लिए अपना एक एंजाइम होता है। क्रियाधार के लिए अपना एक एंजाइम होता है। वही एंजाइम उस विशेष क्रियाधार पर वर्क करता है और कोई नहीं। जैसे इस ताले की मान लीजिए अगर ये चाबी है तो इसी चाबी से खुलेगा। उसी तरह से एक क्रियाधार का अपना एक एंजाइम होता है, उसी एंजाइम से ये क्रियाधार टूटेगा, अन्यथा नहीं। ये मानना था एमिल फिशर का। सही था, एकदम सही उन्होंने बताया कि एंजाइम की क्रिया को ऐसे समझ सकते हैं कि तब तक क्रियाधार पर कोई कार्य नहीं होगा जब तक कि उसका एंजाइम ना आए। मान लीजिए कि ये सुक्रोज है, तो सुक्रोज पर कार्य करने वाला एंजाइम सुक्रेज ही आएगा, तभी ये टूटेगा अंतिम उत्पाद में। अगर यहाँ पर सुक्रेज की जगह पर अगर मान लीजिए यहाँ पर माल्टेज आ जाए, तो माल्टेज एंजाइम अगर आया तो माल्टेज इसको तोड़ नहीं पाएगा। उसी तरीके से जैसे इस ताले की चाबी अगर ये है तो इसको दूसरा चाबी नहीं खोल सकता। उसी तरह से इस क्रियाधार के लिए अगर ये एंजाइम है तो यही एंजाइम इस क्रियाधार को उत्पाद में परिवर्तित करेगा, ये एंजाइम नहीं कर पाएगा। समझ में आया? ये एमिल फिशर का मानना था। तो एमिल फिशर ने ताला चाबी को तुलना किससे की? इससे की। एमिल फिशर ने कहा कि जैसे जब कोई क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय बंध से बंधता है तो ये उसी तरह से है कि जैसे किसी ताले में हमने चाबी लगाती, उसकी अपनी चाबी लगाती। तो उन्होंने कहा कि जब क्रियाधार किसी एंजाइम से बंध जाता है उसके सक्रिय स्थल पर, तो वह एक ताले में, मतलब एमिल फिशर ने कहा कि किसी क्रियाधार का एंजाइम के सक्रिय स्थल के साथ बंधना ताले में चाबी
के प्रवेश करने के समान होता है। और यह संरचना या जटिल एंजाइम क्रियाधार जटिल कहलाता है, जो बहुत ही कम समय के लिए बनता है। और इस जटिल के बनने से क्रियाधार के अणुओं की सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है अभी आपको आगे बताया जाएगा। सक्रिय ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, एमिल फिशर ने कहा कि जब कोई क्रियाधार किसी एंजाइम से के सक्रिय स्थल से बंधता है तो ये मानो ऐसा है कि जैसा किसी ताले में चाबी प्रवेश कर गई। और इससे क्या होता है, जैसे ताले का लॉक खुल जाता है तो उत्पाद के रूप में ताला खुला हुआ प्राप्त होता है। वैसे यहाँ पर कि जब ये एंजाइम से बंधता है तो ये एंजाइम क्रियाधार जटिल बनाता है, जिससे क्रियाधार की सक्रिय ऊर्जा में कमी आ जाती है और क्रियाधार सक्रिय प्रावस्था यानी एक्टिव फेज में चला जाता है, जिससे क्रियाधार के कुछ बंध आपस में टूट जाते हैं और टूटने के बाद जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, बस ये बताया था एमिल फिशर ने ताला चाबी मॉडल के अनुसार कि एंजाइम की क्रिया कैसी होती है। समझ में आया? हर ताले की अपनी एक चाबी होती है, उसी तरीके से हर एक क्रियाधार का अपना एक विशेष एंजाइम होता है, उसी से वो वर्क करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो आप इसमें लिखेंगे हेडिंग डाल के फिशर का ताला चाबी मॉडल और लिखेंगे कि यह मॉडल सर्वप्रथम एमिल फिशर ने 1898 में दिया था एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए। इसमें फिर आगे लिखेंगे आप, उन्होंने क्रियाधार व एंजाइम के बीच सक्रिय स्थल से बंधने की ताले में चाबी के समान बंधने से तुलना की तथा ताला चाबी बंध को एंजाइम क्रियाधार जटिल माना। यह जटिल अत्यधिक अस्थिर होता है। इस जटिल के बनने से क्रियाधार के अणुओं की सक्रिय ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में कमी आ जाती है, जिससे क्रियाधार सक्रिय प्रावस्था यानी एक्टिव फेज में चला जाता है। इस अवस्था में क्रियाधार के अणुओं के बीच कुछ बंध विदलनशील हो जाते हैं और अंतिम उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। बस ये था आपका एमिल फिशर का ताला चाबी मॉडल। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जो कि है नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे एंजाइम द्वारा रासायनिक रूपांतरण। एंजाइम कैसे रासायनिक रूपांतरण करता है, किसी भी रासायनिक क्रिया में कैसे किसी क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है, इसी को हम समझेंगे। तो जितने भी जीव तंत्र हैं, जैव तंत्र, लिविंग सिस्टम, इनमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया स्वतः ना हो पाए। जैव तंत्र में कोई भी, अभी आपको लिखना नहीं, सिर्फ समझना है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया स्वतः ना हो पाए, इसके लिए ऊर्जा रोधक यानी एनर्जी बैरियर पाया जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जीवित तंत्र में स्वतः ना हो पाए, इसके लिए उनमें क्या पाया जाता है, एनर्जी बैरियर, ऊर्जा रोधक। अतः किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू होने के लिए इस ऊर्जा रोधक को हटाना अनिवार्य है। ध्यान से समझिएगा, जीव तंत्र में, सभी सजीवों में कोई भी रासायनिक क्रिया स्वतः ना हो पाए, इसलिए उनमें ऊर्जा रोधक पाए जाते हैं, जिससे वो रासायनिक अभिक्रिया स्वतः ना हो पाए। तो रासायनिक अभिक्रिया की अगर मान लीजिए शुरुआत होनी है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ऊर्जा रोधक को हटाना पड़ेगा। तो यही ऊर्जा रोधक को हटाने के लिए लगने वाली ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी जीव तंत्र में कोई रासायनिक अभिक्रिया स्वतः ना हो पाए, इसलिए उसमें ऊर्जा रोधक पाया जाता है। अब तब तक वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी जब तक ये ऊर्जा रोधक हटे रहें। तो इसको हटाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह कम से कम ऊर्जा जो ऊर्जा रोधक को हटाने में
लगती है, खर्च होती है, उसी को हम कहते हैं सक्रिय ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के इसी सक्रिय ऊर्जा को क्या कर देता है? कम कर देता है, और कम करने पर रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। बात समझ आई? फिर से कि किसी भी जीव तंत्र में कोई रासायनिक अभिक्रिया स्वतः ना हो पाए तो उसमें ऊर्जा रोधक पाया जाता है। अब ये जब तक नहीं हटेगा तब तक रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं होगी। तो इसको हटाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम सक्रिय ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। और जब ये लग जाएगा तो ऊर्जा रोधक हट जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऊर्जा रोधक बहुत ज़्यादा, सक्रिय ऊर्जा बहुत ज़्यादा ना हो, इसको कम कर दिया जाए। तो इसको कम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। तो ये था एंजाइम का रासायनिक रूपांतरण। इस तरह से यह किसी भी रासायनिक क्रिया की शुरुआत करके किसी क्रियाधार को उसके अंतिम उत्पाद में बदलता है। तो आप इसमें लिखेंगे रासायनिक या उपापचयी रूपांतरण के दौरान जो रसायन उत्पाद में रूपांतरित होता है उसे क्रियाधार कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या उपापचयी अभिक्रिया में वह रसायन जो अंतिम उत्पाद में परिवर्तित होता है उस रसायन को हम क्या कहते हैं? क्रियाधार, जिस पर वो एंजाइम कार्य करता है, तो क्रियाधार कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे एंजाइम जो एक सक्रिय स्थल सहित एक त्रिविम संरचना की प्रोटीन है, एक क्रियाधार को उत्पाद में बदलता है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट से लिखेंगे जैव तंत्र में रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित रूप से चलते रहने के लिए ऊर्जा रोधक यानी एनर्जी बैरियर पाया जाता है। यह ऊर्जा रोधक किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को स्वतः होने से रोकता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया को शुरू होने के लिए ऊर्जा रोधक को हटाया जाना आवश्यक है। ऊर्जा रोधक को हटाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी ऊर्जा रोधक को हटाने के लिए आवश्यक होती है सक्रिय ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहलाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि जैव तंत्र में एंजाइम एक ऐसा पदार्थ है जो सक्रिय ऊर्जा को घटाता है, जिससे जैव रासायनिक अभिक्रियाएं उपयुक्त दर पर संपन्न होती हैं। इसके बाद आगे लिखेंगे तथा क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट का उत्पाद में परिवर्तन आसान हो जाता है। अब यहाँ पर एक ग्राफ बनाकर देखेंगे जो बार बार नीट में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। अब देख सकते हैं 2011 में भी पूछा गया था। ये इस तरह से एक ग्राफ बना देते हैं और उसमें आपसे सिर्फ टर्म्स पूछते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन, पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, ये कहलाता है एंजाइम लेस एक्टिवेशन एनर्जी। ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। बस सिंपल। ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अगर हम किसी एंजाइम का यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम लगता है, और अगर हम बिना एंजाइम के अगर हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इतना लगता है। बस इस ग्राफ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार नीट में। यहाँ पर यही चीज़ एम्प्टी कर दी जाती है और लिखा रहता है कि ए और बी, इसे ए कह देते हैं, बी कहते हैं ए में क्या लिखा होना चाहिए, बी में क्या लिखा होना चाहिए। बस इस तरह से क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, 2-3 पूछा गया है, इसी ग्राफ से पूछा गया है। तो ये था एंजाइम द्वारा रासायनिक रूपांतरण। अब हम देखेंगे कि एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एंजाइम की क्रियाशीलता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं।
इसमें सबसे पहला आता है तापमान व pH। तो आप इसमें लिखेंगे कि प्रत्येक एंजाइम की क्रियाशीलता एक निश्चित तापमान व pH पर निर्भर करती है, जिसे क्रमशः इष्टतम तापमान व pH कहा जाता है। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देता है तथा उच्च तापक्रम एंजाइम को नष्ट कर देता है। क्यों नष्ट कर देता है? तो लिख सकते हैं क्योंकि उच्च तापक्रम पर एंजाइम के प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम के प्रोटीन विकृत हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप दो ग्राफ बनाकर समझ सकते हैं। मे बी ये भी कभी पूछा जा सकता है। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, मान लीजिए यहाँ पर 20 है, पर 40, यहाँ पर 80। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इस तरह से यहाँ पर हाईएस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर वर्क करता है? 20 से 40 के बीच में सबसे ज़्यादा एंजाइम की क्रियाशीलता होती है। उससे कम पे भी निष्क्रिय हो जाते हैं और उसके ज़्यादा पर नष्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा ग्राफ आप pH पर लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि किस pH रेंज पे सबसे ज़्यादा एंजाइम का एक्शन होता है, तो वो होता है 5 से 7। यहाँ लिख सकते 6, 8, 10। तो सबसे ज़्यादा इसके मिड रेंज में 6 से 8 के मिड रेंज में ही इस pH रेंज पे एंजाइम की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ pH ऑन एंजाइम एक्टिविटी। बस ये हो गया पहला कि तापमान और pH का क्या प्रभाव पड़ता है एंजाइम के कार्य पर। ये दोनों आप ग्राफ बना लेंगे। अब नेक्स्ट आता है दूसरा है क्रियाधार की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो जैसे जैसे हम क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाते हैं तो शुरुआत में तो एंजाइम की क्रियाशीलता के बढ़ती है और इससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन एक मैक्सिमम तक, जिसे हम वी मैक्स कहते हैं, एक अधिकतम अधिकतम रेट ऑफ रिएक्शन तक पहुंचने के बाद उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता है, चाहे हम उसके बाद कितना भी क्रियाधार बढ़ाते जाएं। क्योंकि जितना एंजाइम रहेगा उतना ही क्रियाधार पर वो वर्क करेगा। अब हम मान लीजिए क्रियाधार की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं तो एंजाइम की मात्रा नहीं बढ़ा रहे हैं, तो जितने एंजाइम हैं वहाँ तक ही वो मैक्सिमम पहुँच पाएगा और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है।
तो हम एक समय ऐसा आता है कि हम 50% सबस्ट्रेट डालें एंजाइम के अकॉर्डिंग, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। फिर 100% डाल दें तो पहुँचा, लेकिन 100 से ज़्यादा, अब मतलब एंजाइम की मात्रा और सबस्ट्रेट की मात्रा जब बराबर हो गई तब वहाँ पर Vmax हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अब उसके बाद और हम सबस्ट्रेट डालते हैं तो जब एंजाइम ही नहीं है उस पर वर्क करने के लिए, तो इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता। तो आप लिखेंगे क्रियाधार की सांद्रता में, तो आप लिखेंगे इसमें कि क्रियाधार की सांद्रता बढ़ने के साथ साथ पहले तो एंजाइम की क्रियाशीलता की गति बढ़ती है। अभिक्रिया अंतोत्गत्वा सर्वोच्च गति यानी Vmax प्राप्त करता है, लेकिन इसके बाद भी अगर क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंजाइम के अणुओं की संख्या क्रियाधार के अणुओं की संख्या से कम होती है। बस आप ये ग्राफ बना लीजिएगा। बस अब आता है तीसरा, संदमक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। तीसरा हेडिंग डालेंगे संदमक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर। अगर मान लीजिए कि कोई एक एंजाइम है, तो इस एंजाइम पर मान लीजिए कि कोई क्रियाधार आकर जुड़ना चाहता है, लेकिन इस क्रियाधार से पहले अगर कोई और इस पर आकर बैठ जाए, जिसे हम संदमक कहते हैं, तो ये संदमक क्या करता है, इस एंजाइम पर आकर बैठ जाता है। तो जब इस एंजाइम पर कोई संदमक आकर बैठ जाता है तो अभिक्रिया की गति नहीं हो पाती, क्रियाधार इस एंजाइम से नहीं जुड़ पाता। बस संदमक का यही कार्य होता है। संदमक या इनहिबिटर यही करते हैं कि एंजाइम पर आकर बैठ जाते हैं और वो एंजाइम उस क्रियाधार से नहीं जुड़ पाता। तो इसमें आप लिखेंगे संदमक के प्रभाव में किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायन की उपस्थिति में संवेदनशील होती है जो एंजाइम से बंधते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संदमन तथा उस रसायन को संदमक यानी इनहिबिटर कहा जाता है। बस ये था आपका एंजाइम की क्रियाशीलता पर कुछ तत्वों का प्रभाव। इसी के साथ यह अध्याय पूरी तरीके से समाप्त होता है। अध्याय 9 का सारा टॉपिक आपको मैंने पढ़ा दिया। अब आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस लगाएं, सब के सब आपके आंसर्स आपको मिलता जाएगा। आप नीट के भी क्वेश्चंस ज़रूर लगाया करिए। आप एक बुक खरीद लीजिए 10 ईयर्स का अनसॉल्व पेपर और उससे क्वेश्चंस लगाया करिए, सारे के सारे आंसर्स आपके अब होंगे। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप आंसर्स दे दीजिएगा। मेरा इस पार्ट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के लिए ताला चाबी मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। दूसरा क्वेश्चन है, सक्रिय ऊर्जा यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसे कहते हैं। बस 3 क्वेश्चन के आंसर आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला चैप्टर जो भी होगा मैं जल्द ही आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तब तक जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।